ओके, सॉरी। तो हम डिस्कस ही कर रहे थे कि अगर अम, एक अच्छा रेज्यूमे ना हो तो फिर आपकी जो शॉर्ट लिस्टिंग है वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे एक चीज़ मैंने लिखी है, एटीएस कंप्लाइंट रेज्यूमे। अच्छा, एक चीज़ जो तमाम प्रोफेशनल्स को समझनी ज़रूरी है कि जो हमारी चीज़ें हैं वो अ, बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों एक ट्रेंड चला था, जिसको हम कहते थे कि इन्फोग्राफिक रेज्यूमे, जिसके अंदर रेज्यूमे के अंदर बहुत से ग्राफ और कलर्स और लोगोज और इस तरह की चीज़ें नज़र आती थी और एक बड़ा खूबसूरत सा एस्थेटिक रेज्यूमे नज़र आता था। लेकिन अब वो चीज़ ख़त्म हो गई है, अब वो चीज़ ऑब्सोलीट हो गई है। आपको ये सुन के बहुत हैरत होगी, क्योंकि बहुत से लोग अभी भी उस रेज्यूमे को प्रेफर कर रहे होते हैं, बहुत से लोग उस रेज्यूमे की तरफ जा रहे होते हैं। लेकिन अ, वो चीज़ अब डिफरेंट हो गई है। तो समझनी जो बात ये है कि जो मैंने लिखा है एटीएस कंप्लाइंट रेज्यूमे, ये क्या होता है? एटीएस कंप्लाइंट रेज्यूमे एक आजकल आपने अगर किसी ने आपको दिखा भी देता हूँ। अच्छा, एटीएस की फुल फॉर्म है एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम। अ, जब भी आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वो जो तमाम रेज्यूमे हैं वो अब मैनुअली बहुत सी कंपनीज उसको शॉर्टलिस्ट नहीं करती। वो तमाम रेज्यूमेस को उठा के एक सॉफ्टवेयर के अंदर डाल देती है और फिर उस सॉफ्टवेयर का काम होता है कि वो आपके रेज्यूमे को शॉर्टलिस्ट करे। अब अगर आपके रेज्यूमे के अंदर वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं, वो तमाम इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं जो कि उस जॉब के लिए रिक्वायर्ड हैं, तो वो रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा। और अगर आपके रेज्यूमे के अंदर तमाम इंग्रेडिएंट्स जो कीवर्ड चाहिए हों वो मौजूद नहीं है, तो आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाएगा। एटीएस कंप्लाइंट रेज्यूमे आप ऑनलाइन इसको सर्च करें, आप इसके बारे में पढ़ें, इसके टेम्पलेट्स मिल जाते हैं वो डाउनलोड करें। एटीएस कंप्लाइंट रेज्यूमे की ख़ास बात यह है कि आप जब इसको देखते हैं तो आपको सिर्फ एक कागज़ का पर्चा और टेक्स्ट नज़र आता है। इसके अंदर कोई लोगोज नहीं होते, इसके अंदर कोई टेबल्स नहीं होते, इसके अंदर कोई तस्वीर नहीं होती, नथिंग। तो अ, यही रेज्यूमे आज के दौर के अंदर चल रहा है और जब तक एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम कंपनीज इस्तेमाल करती रहेंगी, एटीएस कंप्लाइंट रेज्यूमेस इस्तेमाल होते रहेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ टिप ये थी कि एटीएस कंप्लाइंट रेज्यूमे को आप गूगल कीजिएगा और इस्तेमाल कीजिएगा। मैं जो हमारा ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, उसके अंदर भी जो आपके एडमिन्स हैं उनको बोल के इसका एक सैम्पल या टेम्पलेट भिजवा दूंगा, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जॉब हंटिंग इज़ यूजलेस विदाउट अ गुड रेज्यूमे। अगर आपके पास अच्छा रेज्यूमे नहीं है और आप अ, अ, उस रेज्यूमे के बगैर अप्लाई किए जा रहे हैं, तो बेसिकली आप अपना बेतहाशा वक्त ज़ाया कर रहे हैं और ऐसी जगह निशानेबाजी कर रहे हैं जहाँ पे मतलब आपके पास गुड प्रोडक्ट नहीं है और आप मार्केट के अंदर रेज्यूमे दिए जा रहे हैं, उसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होना। तो स्टैंडर्डाइज रेज्यूमे होना ज़रूरी है। कुछ पैसा खर्च करें जहाँ पे आपने अपनी डिग्री और तमाम चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा लगाया है, इन्वेस्टमेंट की है। वहाँ पे अगर आप ये समझते हैं कि आप खुद रेज्यूमे नहीं बना सकते हैं, अगर आप समझते हैं आप कैपेबल हैं, आप ज़रूर अब खुद ट्राई करें और अच्छा से रेज्यूमे बनाएं। लेकिन अगर आप नहीं बना सकते तो मार्केट के अंदर प्रोफेशनल्स मौजूद हैं जो कि अच्छे रेज्यूमेस बना रहे होते हैं और लोग उनको चंद रुपयों के अवज़ एक अच्छा सा रेज्यूमे बनवा लेते हैं, 1000-2000 रुपए के अंदर एक बहुत अच्छा रेज्यूमे विद गुड कंटेंट, रेलेवेंट कंटेंट वो आपके हाथ में आ जाता है और फिर आप इस्तेमाल करें और आप उसका रिज़ल्ट देखें तो उसका रिज़ल्ट अच्छा होगा। इसके अलावा एक कवर लेटर भी आपके पास होना ज़रूरी है। ये 2 चीज़ें प्री रिक्विज़िट हैं, आपके पास आ गई। अब नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, व्हिच इज़ कि आप अप्लाई कैसे करना है, कहाँ पे करना है।
अच्छा, अ, अब बात करते हैं नेटवर्किंग की। जब आप जॉब सर्च के लिए निकलते हैं मार्केट के अंदर, तो आपको कहीं ना कहीं से जॉब्स पता लगनी ज़रूरी है। वो पता लगती जाएंगी और फिर आप अप्लाई करते जाएंगे। लेकिन इमेजिन आपके पास जॉब आ ही नहीं रही है, ठीक है, आपको हफ्ते के अंदर, महीनों के अंदर 2-3 जॉब्स पता लगती हैं, और फिर आप अ, अ, उसके अंदर अ, उस पे अप्लाई करते हैं, तो फिर अ, कम जॉब्स के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं आना। तो जो ओवरऑल थ्योरी है और जो इसका मैं प्रचार भी कर रहा होता हूँ, वो ये कि द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस शुड बी हाई। आप ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करें, ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पे अपने सीवी को दें। जितना ज़्यादा सीवी आप देंगे, उतना ज़्यादा आपके पास रिस्पॉन्स रेट बढ़ेगा। मैं 10 जगह सीवी देता हूँ, 10 की 10 जगह से रिस्पॉन्स नहीं आता। लेकिन मैं 100 जगह सीवी देता हूँ, तो कहीं न कहीं से रिस्पॉन्स आएगा, और ज़्यादा रिस्पॉन्स आएगा। तो ये समझनी ज़रूरी है। जिन लोगों के क्वेश्चंस हैं वो कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन किसी ने किया है, कवर लेटर को एक्सप्लेन कर दें। सिंपली मैं आपको एक्सप्लेन ये कर सकता हूँ, कवर लेटर के 3 हिस्से होते हैं। पहले के अंदर आप अपना इंट्रोडक्शन करते हैं, जिसमें अपना नाम और अपनी एजुकेशन बताते हैं। दूसरे पैराग्राफ के अंदर अ, अ, आप बताते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस क्या है। तीसरे के अंदर आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसके अंदर अपनी मोटिवेशन बताते हैं। ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है कि किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसकी मोटिवेशन, अपना एक्सपीरियंस और अपना तारुफ। ये 3 चीज़ें आपने लिखनी है। मैं चैट बॉक्स के अंदर भी, या जो भी हम हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर, मैं थोड़ी सी इसकी भी समरी भेज दूंगा। तो कवर लेटर से आगे हम आ गए नेटवर्किंग के ऊपर। अब मैं यही कह रहा था कि कितनी जगहों पे और कहाँ-कहाँ अप्लाई करना है, वो कैसे पता लगेगा? जब आपकी नेटवर्किंग अच्छी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको जानते होंगे और आप उनको जानते होंगे। अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको जानते हो और आप उनको जानते हो, नेटवर्क इस तरह बनता है कि मैं उसको जानता हूँ, मुझे जानता है, हमारी आपस में अच्छी बातचीत है। और जब उसको किसी जॉब का पता लगता है तो मुझे बताता है, मुझे किसी जॉब का पता लगता है तो मैं उसको बताता हूँ। ठीक है। अ, यहाँ पे एक चीज़ समझानी ज़रूरी है, और वो है सर्कल ऑफ कंसर्न। अच्छा, स्क्रीन के ऊपर आपको एक छोटी सी डायग्राम नज़र आ रही होगी। इसमें जो सबसे बाहर का सर्कल है वो कहलाता है सर्कल ऑफ कंसर्न, और मिड का जो सर्कल है वो कहलाता है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, और उसके अंदर का जो सर्कल कहलाता है सर्कल ऑफ कंट्रोल। बाहर का जो सर्कल है वो तमाम लोग हैं जिनको आप जानते हैं, ठीक है, जिनके बारे में आपको कुछ न कुछ मालूम है। अ, बीच वाला सर्कल है वो ये बताता है कि आप कितने लोगों से कनेक्टेड हैं, और सबसे मिड वाला सर्कल है वो बताता है कि आप कितने लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं, कितने लोगों से अपनी बात मनवा सकते हैं, अपना काम निकलवा सकते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, मेरा सर्कल ऑफ कंसर्न छोटा होगा तो मेरा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस भी छोटा होगा, मेरा सर्कल ऑफ कंट्रोल भी छोटा होगा। लेकिन अगर मैं अपना सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाता रहूँ, सर्कल ऑफ कंसर्न बढ़ाता रहूँ, तो मेरा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस भी ग्रो करेगा, और ज़ाहिर सी बात है मेरा सर्कल ऑफ कंट्रोल भी ग्रो करेगा। तो अ, ये वजह है, ये समझाना बेहतर, समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर मैं 100 लोगों को जानता हूँ, तो मैं उसमें से कम से कम 50-60 को तो ये कह सकता हूँ कि अगर कोई जॉब आए तो मुझे बताना, और उसमें से कम 10 लोग तो मेरी हेल्प करेंगे। लेकिन अगर मैं जानता ही कम लोगों को हूँ, मैं जानता ही गिने चुने लोगों को हूँ, तो उसका नुकसान ये होगा कि मैं जो इन्फॉर्मेशन का इनफ्लो है वो मेरे ऊपर कम होगा, और जाहिर सी बात है इन्फॉर्मेशन का इनफ्लो कम होगा तो मैं ज़्यादा लोगों को जान नहीं पाऊँगा उनके बारे में। वो मुझे जॉब के बारे में बता नहीं पाएंगे, और मैं अप्लाई नहीं कर पाऊँगा इवेंचुअली। मैं अप्लाई नहीं कर सकता, तो फिर मैं
अम, जो जो रिस्पॉन्स रेट है वो मेरा ज़ाहिर सी बात है कम होता जाएगा। अच्छा, आगे चलते हैं। नेटवर्किंग की बात समझ गए होंगे आप कि नेटवर्किंग ज़रूरी है, ज़्यादा लोगों से मिलना ज़रूरी है, ज़्यादा लोगों से ताल्लुक़ात रखना ज़रूरी है। अपने सीनियर्स, अपने जूनियर्स, इन लोगों से ताल्लुक़ात रखना ज़रूरी है। ज़ाहिर सी बात है जो आपसे सीनियर्स हैं वो अ, आपसे पहले जॉब पे लगेंगे और उनको मालूम है कि आपकी स्किल्स क्या हैं, आप कैसे शख्स हैं, आपकी शख्सियत क्या है, और अगर उनके पास कोई जॉब निकलती है तो वो आपको बताएंगे, आपको प्रेफर करेंगे। ताल्लुकात का होना ज़रूरी है। और इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप पर्ची सिस में नेटवर्किंग का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि पर्ची सिस्टम को फ़रोग़ दिया जाए, लेकिन रेफ़रेंस होने ज़रूरी हैं। आजकल कंपनीज़ उन लोगों को ज़्यादा हायर करती हैं जिनका कोई जानने वाला ऑलरेडी कंपनी के अंदर मौजूद हो। तो इस केस के अंदर जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन और बंदा कैसा है, बंदा कैसा निकला है, वो चीज़ों से कंपनी थोड़ी-सी बेफ़िक्र हो जाती है। आगे चलते हैं। सर्कल ऑफ कंसर्न हमने डिस्कस कर लिया था। अब आते हैं असल टॉपिक के ऊपर, मौज़ू के ऊपर कि सोर्सेज़ ऑफ जॉब क्या होते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ों को हम लोग बहुत ज़्यादा अ कमतर समझ रहे होते हैं, उसको फ़ौक़ियत नहीं दे रहे होते, उसको तवज्जो नहीं दे रहे होते। आजकल हम लोग इंटरनेट के ऊपर बहुत ज़्यादा जॉब सर्च कर रहे हैं, दैट इज़ गुड। उसका भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ों के बारे में बता दूँ, वर्ड ऑफ माउथ, किसी ने कहा कि फ़लानी जगह जॉब आई हुई है। अब ये कोई इग्नोर करने वाली बात नहीं है। आपको जैसे ही पता लगे आप फ़ौरी तौर पे उन उस जगह पे अप्लाई करें। दूसरी चीज़, न्यूज़पेपर एड्स। अच्छा, पेपर एड्स, जैसे मैंने आपको बताया इंटरनेट का दौर है और ज़्यादातर लोग अ, इंटरनेट के ज़रिए जॉब सर्च कर रहे हैं। लेकिन न्यूज़पेपर एड्स की अपनी अहमियत है। जो बड़ी कंपनीज़ हैं, जो वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनीज़ हैं, वो न्यूज़पेपर का इस्तेमाल करती हैं और एड्स देती हैं, और वहाँ से जो एप्लीकेशंस आती हैं वो ज़्यादा प्रेफ़र की जाती हैं। ठीक है। अ, न्यूज़पेपर एक मोड ऑफ इंफॉर्मेशन है। वर्ड ऑफ माउथ, किसी ने कह दिया, फ़ौरी तौर पे वहाँ पे अप्लाई करें। द मोर एप्लीकेशंस द बेटर। जितनी ज़्यादा आप एप्लीकेशंस भेजेंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा। आप व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत से व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप्स मौजूद हैं। लोग फ़ी सबीलिल्लाह इस तरह के ग्रुप्स चला रहे होते हैं, वहाँ पे जॉब एड्स भेज रहे होते हैं। अ, बहुत से हो सकता है फेक जॉब एड्स भी हो सकते हैं। ये नहीं सोचना चाहिए कि यार अ, अ, यहाँ पे अप्लाई करके क्या मिलेगा, बस अप्लाई कर देना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि कितना लेजिट है और कितना लेजिट नहीं है। तो हम कोई फ़ैसला नहीं सादर कर सकते, बट हम जो काम कर सकते हैं वो हम करेंगे, यानी अप्लाई करना। नेक्स्ट, अच्छा, अब हम स्टेप बाय स्टेप उन सोर्सेज़ के ऊपर आते हैं जो कि इंटरनेट के सोर्सेज़ हैं। अच्छा, लिंक्डइन डॉट कॉम एक वेबसाइट है और बहुत अच्छी वेबसाइट है। और अगर आप में से बहुत से लोग और बहुत से इंजीनियर्स इसको भी अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं और इसके ऊपर अपनी आईडी और प्रोफाइल नहीं बना रहे होते। तो लिंक्डइन का फ़ौरी तौर पे इस्तेमाल स्टार्ट कर दें। लिंक्डइन के ऊपर अपनी आईडी बना लें। लिंक्डइन के ऊपर जितनी ज़्यादा डिटेल के अंदर आप इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं वो लिखें, और पैराग्राफ के पैराग्राफ आप वहाँ पे अपनी प्रोफाइल के ऊपर पेस्ट कर सकते हैं। द मोर इन्फॉर्मेशन द बेटर। अपने तमाम कोर्सेज़ जो आपने पढ़े हैं उसके बारे में आप लिख सकते हैं। अपनी तमाम सर्टिफिकेशन जो आपने की हैं उसके बारे में आप लिख सकते हैं। लिंक्डइन एक पावरफुल टूल है और रिक्रूटर्स आजकल इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं जॉब सर्चिंग के लिए। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तमाम इन्फॉर्मेशन और अपने तमाम कोर्सेज़ लिंक्डइन के ऊपर ज़रूर लिखें,
उसकी वजह ये है कि जब कोई शख्स किसी भी फ़ील्ड के बारे में लिख के सर्च करता है, लेट्स से कोई कहता है कि फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है? अब अगर आपने अपनी प्रोफ़ाइल के अंदर लिखा होगा कि मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा है, तो सर्च रिज़ल्ट्स के अंदर आपका नाम आ रहा होगा। लेकिन अगर आपने ये इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी तो ज़ाहिर-सी बात है ये शॉट आप मिस कर जाएँगे, ठीक है? तो लिंक्डइन का इस्तेमाल ज़रूरी है। लिंक्डइन के ज़रिए आप जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? लिंक्डइन के ऊपर भी जॉब्स आ रही होती हैं। इसको कंसिडर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टू मेक अ गुड प्रोफाइल, लिंक्डइन को जितना ज़्यादा आप भर सकते हैं वो भरें इन्फॉर्मेशन से, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कि आपने क्या-क्या पढ़ा है, आपने कहाँ-कहाँ इंटर्नशिप्स की, उन इंटर्नशिप्स के अंदर आपने कौन-कौन से डिपार्टमेंट्स देखे थे, ये तमाम स्टोरीज़ आप लिंक्डइन के ऊपर लिख सकते हैं। ओके, लिंक्डइन के ऊपर तमाम ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूटर्स के साथ कनेक्ट हो। बहुत से लोग लिंक्डइन के ऊपर जाते हैं तो अपने बहुत से फालतू लोगों को ऐड कर लेते हैं। लिंक्डइन का इस्तेमाल बेहतर इस्तेमाल करना ज़रूरी है। हर किसी को ऐड करने के बजाय वो लोग जो आपकी फ़ील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, और सेकंड नंबर के अंदर वो लोग जो कि रिक्रूटिंग कर रहे होते हैं और जॉब एड्स भेज रहे होते हैं, इन लोगों को आप ऐड करें और फिर ये लोग जो जॉब्स पोस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर आप अप्लाई करना शुरू कर दें। फेसबुक ग्रुप्स का लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मैं ये समझता हूँ कि फेसबुक ग्रुप बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त मीडियम नहीं है, क्योंकि फेसबुक के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हो सकती हैं। माइट बी पॉसिबल कि आप फेसबुक जॉब सर्च करने के लिए खोलें और डिस्ट्रैक्ट होके दूसरी पोस्ट वगैरह के अंदर लग जाएँ। तो मैं बहुत ज़्यादा कंसिडर नहीं करता, लेकिन अ, एक ऑप्शन है, इसको छोड़ भी नहीं सकते। तो फेसबुक के ऊपर जॉब्स से रिलेटेड जो ग्रुप्स हैं वो ज्वाइन करें, वहाँ पे से जॉब्स को एक्सट्रैक्ट करें और वहाँ पे अप्लाई करें। तीसरी जो वेबसाइट मैं बहुत ज़्यादा प्रेफ़र करता हूँ, 2 वेबसाइट्स, एक तो कहलाती है इंडीड डॉट कॉम और एक है रोज़ी डॉट पीके। इंडीड कोई बज़ाते खुद जॉब पोर्टल है, बट इट्स मोर सूटेबल टू यूज़ इंडीड एज अ सर्च इंजन। इंडीड बहुत पावरफुल सर्च इंजन है। आप जहाँ जहाँ आपकी फील्ड से रिलेटेड आपकी कंट्री के अंदर जॉब्स हैं, जिस भी जॉब पोर्टल के अंदर मौजूद है, वो आप थ्रू इंडीड एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और जब आप इंडीड के ऊपर जाते हैं, अपना शहर और अपनी फील्ड लिखते हैं, तो आपके पास एक लिस्ट ऑफ जॉब्स आ जाती है, और जिसको अ, जो तमाम जॉब्स के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं और एक बेटर रिस्पॉन्स हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ रोज़ी डॉट पी के। मैं बहुत ज़्यादा इसको प्रेफर करता हूँ, बहुत ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ। रोज़ी डॉट पी के पाकिस्तान का जॉब पोर्टल है और पाकिस्तान का बिगेस्ट जॉब पोर्टल है। तो अगर आपके पास दूसरी वेबसाइट्स के ऊपर आईडी और रोज़ी डॉट पी के ऊपर आईडी नहीं है, तो यू आर मिसिंग अ बिग चंक ऑफ जॉब्स। इन पोर्टल्स के ऊपर अपनी प्रोफाइल को अपडेट रखने का फ़ायदा ये है कि अ, जब आपके पास जॉब्स आती हैं किसी भी वेबसाइट के ऊपर, तो पूरा फॉर्म फिल करने की फ्रस्ट्रेशन से बचने के लिए आप एक बार इन जॉब पोर्टल्स के ऊपर अपना सीवी फुल अपडेट कर देते हैं, अपनी प्रोफाइल फुल अपडेटेड पोजीशन के अंदर रखते हैं, जिसका फ़ायदा होता है कि नेक्स्ट टाइम जब भी उस वेबसाइट और उस पोर्टल के ऊपर जॉब आती है, आप जाते हैं और एक क्लिक के अंदर आप उस जॉब के लिए अप्लाई कर देते हैं। तो आपको दोबारा से पूरा फॉर्म फिल नहीं करना पड़ता। यही जो सर्विस है ये रोज़ी डॉट पीके के ऊपर है, ये जो सर्विस है वो लिंक्डइन के ऊपर है। अगर आपने अपनी प्रोफाइल अपडेटेड अंदाज के अंदर रखी हुई है, तो नेक्स्ट आपको सिर्फ एक क्लिक दबाना है और आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यही वजह है कि आप फिर अगर अ, अ, इस चीज़ के थ्रू आप दिन में 10-10 15-15 जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर जॉब्स अवेलेबल हैं, ज़ाहिर सी बात है। जॉब्स का अवेलेबल होना ज़रूरी है। तो बहरहाल रोज़ी डॉट पी के इज़ अ पावरफुल टूल। फाइनली
अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट वी हैव डिस्कस्ड, एक चीज़ समझनी ज़रूरी है, और वो ये है कि स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। हज़ारों इंजीनियर पूरे पाकिस्तान के अंदर ग्रेजुएट होते हैं। व्हाट स्पेशलिटी यू हैव, आपके अंदर ख़ास बात क्या है कि कोई कंपनी आपको हायर करेगी? तो क्राउड से स्टैंड आउट होना ज़रूरी है। अब आप कैसे कर सकते हैं, या आप खुद सोचें और एनालाइज करें। मैंने जो 3 चीज़ें लिखी हैं वो ये हैं कि मोर प्रोजेक्ट्स, मोर इंटर्नशिप्स और मोर सर्टिफिकेशन। ये मेरे ख़्याल से 3 ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप क्राउड से, जो तमाम बाकी इंजीनियर्स हैं, उनसे मुमताज़ हो सकते हैं, उनसे डिफरेंट हो सकते हैं। अ, एक इंजीनियर अपने तमाम अ, क्या कहते हैं, टेन्योर के अंदर एक प्रोजेक्ट करता है। वाई आप ज़्यादा क्यों नहीं कर सकते? आप अपनी कोशिश करके किसी कंपनी से बात करके मज़ीद प्रोजेक्ट्स क्यों नहीं ले सकते? अ, मैं मानता हूँ कि आपके पास शायद 1 साल के अंदर ये ऑप्शन होता है, लेकिन पिछले सालों के अंदर भी आप अ, किसी कंपनी के अंदर खुद अपने रेफरेंस से और अपने बातचीत और अपनी रिसोर्सेज से मज़ीद प्रोजेक्ट्स हासिल कर सकते हैं और मज़ीद प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं। तो ये कैसे कर पाएँगे आप? ज़ाहिर-सी बात है, अगर आपके पास नेटवर्किंग होगी। जैसे मैंने आपको पीछे बताया, जो नेटवर्किंग वाले सेक्शन के अंदर, कि नेटवर्किंग का हमेशा फ़ायदा होता है, आपके सीनियर्स से राब्ते मौजूद हैं, और ज़ाहिर-सी बात है, फिर आप उनको इस्तेमाल करके मज़ीद प्रोजेक्ट्स हासिल कर सकते हैं। तो फ़ायदा क्या होगा? आपके प्रोजेक्ट्स के अंदर, आपके सीवी के अंदर ज़्यादा प्रोजेक्ट्स लिखे हुए होंगे। आप ड्यूरिंग इंटरव्यू आपके पास बोलने का ज़्यादा मवाद होगा, और ज़ाहिर-सी बात है, उसका अच्छा इंप्रेशन जाएगा। मोर इंटर्नशिप्स, जब एक फ्रेश ग्रेजुएट जाता है किसी कंपनी के अंदर इंटरव्यू देने, तो ज़ाहिर-सी बात है, अ अ, एक चीज़ जो ह्यूमन रिसोर्स वाले देख रहे होते हैं, वो एक्सपीरियंस देख रहे होते हैं। ज़ाहिर-सी बात है, बीइंग फ्रेश, आपके पास एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन व्हाट यू कैन डू इज़ मोर इंटर्नशिप्स। आप इंटर्नशिप्स ज़्यादा से ज़्यादा करके उनको दिखा सकते हैं कि देखें, बाकी इंजीनियर्स के पास तो 1 या 2 इंटर्नशिप्स हैं, मैं 3 या 4 जगहों पे ऊपर काम कर चुका हूँ। ओके, फाइनली सर्टिफिकेशंस, जस्ट ग्रेजुएशन इज़ नॉट सफिशिएंट। आप अगर सिर्फ सिंपल ग्रेजुएट्स हैं, तो आज के दौर के अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, compete करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आपको अगर क्राउड से स्टैंड आउट करना है, अगर आपको बताना है कि आई एम डिफरेंट, आई एम मोर कैपेबल, एंड आई एम मोर डिज़र्विंग फॉर दिस जॉब यू आर ऑफरिंग, तो आपको सर्टिफिकेशंस भी ज़्यादा दिखानी पड़ेंगी। तो अपनी फील्ड से रिलेटेड कौन कौन सी सर्टिफिकेशंस होती हैं मार्केट के अंदर, सर्च करें, डिस्कवर करें, और सर्टिफिकेशंस के ऊपर जाएं डिफरेंट कस्म की। एन यूनिवर्सिटी भी कराती हैं, और यूनिवर्सिटीज़ करा रही होती हैं, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस भी होती हैं। इस हवाले से डिस्कस करें और मज़ीद सर्टिफिकेशंस करें। ओके, तो ड्यू थ्रू दिस आप क्राउड से स्टैंड आउट हो सकते हैं, और जब इंटरव्यू के अंदर आपसे पूछा जाएगा कि व्हाई वी शुड हायर यू, तो आप बता सकते हैं कि आई हैव मोर प्रोजेक्ट्स, आई हैव मोर इंटर्नशिप्स, आई हैव more and relevant certifications from rest of the engineers. This is the reason you should hire me. फाइनली हम रैप अप करेंगे, और कुछ चीज़ें मैं एम्फसाइज़ कर दूं जो शायद हम बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे होते हैं। जैसे मैंने बीच में भी आपको बताया, द मोर एप्लीकेशंस द बेटर। जितनी ज़्यादा आप एप्लीकेशंस देंगे, उतना ज़्यादा आपको इंटरव्यू कॉल्स आएंगी। जितना ज़्यादा आपको इंटरव्यू कॉल्स आएंगी, उतना ज़्यादा आप इंटरव्यूज़ के अंदर अपीयर होंगे, अपने आप को प्रेजेंट करने का चांस आपको मिलेगा, और उतने ज़्यादा ही आपके जॉब लगने के मौके होंगे। लेकिन सेकंड जो लाइन है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नेवर बी डिसअपॉइंटेड फ्रॉम फेलियर्स। अक्सर ये होता है कि हमें जॉब के ऊपर हम अप्लाई करते हैं, हम इंटरव्यूज़
दे के आते हैं और हमें रिजेक्शन फेस करनी पड़ती है, या तो रिजेक्शन या फिर साइलेंस, क्योंकि एचआर हमारे पास इन्फॉर्म तो नहीं करता कि आप सिलेक्ट हुए या नहीं सिलेक्ट हुए। तो फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो रही होती है, और अ, इस चीज़ से डिसअपॉइंट नहीं होना है और कंटिन्यूसली अप्लाई करते रहना है, और जाहिर सी बात है उसका फिर यकीन फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आप डिसअपॉइंट हो के बैठ गए और अप्लाई करना छोड़ दिया तो आपका अपना नुकसान है। ठीक है, और फाइनली हमने जो बताया था स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपके फिर फर्दर क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं जी। एक क्वेश्चन किसी ने लिखा है यहाँ पे, प्लीज़ गाइड अबाउट मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, हाउ टू स्टैंड आउट फ्रॉम स्टूडेंट फ्रॉम आईबीए एंड लम्स। ओके, इट्स अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, और ज़ाहिर सी बात है कोई एनईडीएन ही ये सवाल कर सकता था। देखें, आपका मुकाबला आईबीए और लम्स से नहीं है, आपका मुकाबला आईबीए और लम्स से सिर्फ लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस के ऊपर है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो भी एक इंटरनेशनली एक्रेडिटेड है और इसका नाम है। तो ज़ाहिर सी बात है ऐसा नहीं होगा कि आईबी की वजह से, किसी आईबी के नाम की वजह से या लम्स के नाम की वजह से किसी एनईडी के ग्रेजुएट के नाम को इग्नोर किया जाए। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि अच्छा, दूसरी चीज़ भी मैं बता दूं कि उनके कोर्सेज और उनके जो सब्जेक्ट्स हैं वो डिफरेंट हैं। आई बी इज़ टोटली इनटू बिजनेस, ठीक है। तो आप लोग टेक्निकल साइड पे ज़्यादा हैं। तो जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं वो बेसिकली इस चीज़ को जहन में रख के किए जाते हैं कि हमने 100 लोगों मैनेजमेंट ट्रेनीज को रिक्रूट करना है, उनमें से 50 को इंजीनियरिंग में, 30 को फाइनेंस में डालना है, 20 को किसी और डिपार्टमेंट में डालना है। तो जो सीट्स हैं वो ऑलरेडी फिक्स्ड होती हैं। तो ऐसा नहीं होता कि आईबीए वाले का आप लोगों से मुकाबला हो रहा होगा। अ, तो इट्स ओके, आपका मुकाबला आप ही के जो इंजीनियर्स हैं उन्हीं से हो रहा होगा, अनटिल अनलेस आप किसी अ, उस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो अ, जो कि दोनों के अंदर सेम हो, किसी बिजनेस की पोजीशन के अंदर या बिजनेस डेवलपमेंट के अंदर। मोस्ट प्रोबेबली अगर आप लोग हायर हो रहे हो तो वहाँ पे शायद आपको कंपेयर किया जा सकता है। डज फाइनल ईयर प्रोजेक्ट मैटर? फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बहुत मैटर करता है। क्यों मैटर करता है? जब आप इंटरव्यू की डेस्क के ऊपर बैठते हैं तो वहाँ पे बोलने के लिए कुछ तो चाहिए। वहाँ पे आप क्या बोलेंगे, अपनी काविशें कैसे उनको बताएंगे, अपने बारे में ज़्यादा से ज़्यादा। मैं आपको एक बात बताऊँ, इंटरव्यू के अंदर खामोशी बहुत लीथल चीज़ है और बहुत नुकसानदेह चीज़ है। अगर आप चुप हो जाते हैं, अगर आप साइलेंट बैठे रहते हैं, अगर आपको मौका मिलता है अपने आप को प्रेजेंट करने का और आप प्रेजेंट नहीं कर पाते, तो इट्स अ फेलियर। तो फाइनल प्रोजेक्ट इज मैटर्स अ लॉट। उसके बारे में आपको डिटेल पता होनी चाहिए, उसके बारे में आपने घोल के पिया वो, और आप जब पूछा जाए तो आप उनको फर उसको बता रहे हो, अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन कर रहे हो, एलेबरेट कर रहे हो। तो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट मैटर्स अ लॉट। इंटरव्यू के अंदर पूछा भी जाता है, इंटरव्यू में इसकी डिटेल भी मांगी जाती है। व्हाट मैटर्स मोर कि आप एक स्टेप फॉरवर्ड आएँ, आप एक नहीं बल्कि कई प्रोजेक्ट्स के अंदर अपने पार्ट लें, तो जाहिर सी बात है आपको प्रेफर किया जाएगा। सर, गाइड अस अबाउट डूइंग एमबीए आफ्टर बैचलर्स इन इंजीनियरिंग डिग्री। आई स्ट्रांगली रिकमेंड डूइंग एमबीए। उसकी वजह फॉर द सेम रीजंस जो मैंने शुरू में बताई कि हमारे पास इंजीनियर्स को इतना ज़्यादा कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स और बिजनेस, इन चीज़ों के बारे में पढ़ाया नहीं जा सकता। एमबीए के अंदर जो पूरी स्टडी है
वो आपको सिखाया जाता है कि एक बिज़नेस को कैसे मैनेज किया जाता है। ज़ाहिर-सी बात है, आप किसी कंपनी के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, आप किसी कंपनी के अंदर जाना चाह रहे हैं और अ, आपको बिज़नेस और किस एक कंपनी किस तरह रन करती है उसके बारे में पता होना चाहिए। वो आपको पता कैसे चलेगा? आपको एमबीए करके पता लगेगा। तो मैं तो 2-3 वजूहात की वजह से एमबीए रिकमेंड करता हूँ। एक तो आपको कंपनी के स्ट्रक्चर और कंपनी कैसे काम करती है, कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, इसके बारे में पहले से पता लग जाता है। और वो आपको आपके प्रोफेशनल, जब आप कंपनी में जॉब कर रहे होते हैं तो उस बारे में वो इन्फॉर्मेशन आपकी बहुत हेल्प कर रही होती है। सेल्स कैसे काम करता है, फाइनेंस कैसे काम करता है, सप्लाई चेन कैसे काम करता है, प्रोक्योरमेंट कैसे होती है, बिजनेस डेवलपमेंट कैसे होती है, ये तमाम चीज़ों की इन्फॉर्मेशन एक जॉब करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो दैट्स वाई एमबीए इज़ रिकमेंडेड। दूसरी बात जो मैंने आपको बताई थी, स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड, उस लिए भी एमबीए ज़रूरी है। तो एक इंजीनियर विदाउट एन एमबीए और एक इंजीनियर विद एन एमबीए दोनों बराबर नहीं है। ज़ाहिर सी बात है, जिसके पास एक मास्टर्स डिग्री मौजूद है वो बेटर समझा जाता है। अच्छा, अगर बाकी जो इंटेलेक्चुअल उनकी चीज़ें हैं वो एक ही जैसी हैं, तो फॉर दैट रीज़न स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड और एक कागज़ का पर्चा आपके पास आ जाए, आप बता सकें कि यार मेरे पास ये चीज़ भी है, उसके लिए ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं, रिकमेंडेड है। अगर आप आसानी से कर सकते हैं तो करें। इज़ इंग्लिश इम्पॉर्टेंट फॉर इंटरव्यू? येस, व्हाई नॉट। इंग्लिश इंटरव्यू के लिए बहुत ज़रूरी है। आपसे अगर इंग्लिश के अंदर सवाल पूछा जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपसे वो इंग्लिश के अंदर ही जवाब चाह रहा है। अ, आपसे इंग्लिश के अंदर ही जवाब चाह रहा है, आपकी इंग्लिश को गेज करना चाह रहा है, वो ये देखना चाह रहा है कि आप कितनी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। बट जो ज़्यादा प्रायोरिटी है इंटरव्यू के अंदर वो ये है कि आप अपना मैसेज 100% उन तक डिलीवर कर दें। अगर आप टूटी-फूटी इंग्लिश में बात कर रहे हैं और आप अपनी बात सही से उन तक नहीं पहुंचा सक रहे, तो फिर इंग्लिश ना बोलें, उर्दू के अंदर अपनी पूरी बात उन तक पहुंचाएं। तो इंग्लिश इम्पॉर्टेंट है, लेकिन नॉट इम्पॉर्टेंट देन प्रॉपर कम्युनिकेशन ऑफ योर इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो अगर आपकी कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन फ्लो सफ़र कर रहा हो तो उर्दू पे आ जाएं, उर्दू में बात करना शुरू कर दें। दैट्स मोर बेटर, दैट्स मोर रिकमेंडेड। लेकिन बेटर ये होगा कि आप इंग्लिश सीखें, इंग्लिश अपनी बेटर करें, वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी काम आएगी। और जाहिर सी बात है, हम एक उर्दू इन्वायरमेंट, उर्दू हमारी नेशनल लैंग्वेज है, लेकिन जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हमेशा इंग्लिश होती है। हमारा तमाम ईमेल्स इंग्लिश के अंदर हैं, तमाम बातें इंग्लिश में हो रही होती हैं। इंग्लिश इज़ इम्पॉर्टेंट। सर प्लीज़ गाइड हाउ टू गेट इंटर्नशिप्स एंड अप्लाई फॉर इंटर्नशिप। जिस तरह आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं उसी तरह इंटर्नशिप्स भी आ रही होती हैं, उसी तरह इंटर्नशिप्स को देखें और अप्लाई करें। सेकंड थिंग जो मैंने आपको प्रेजेंटेशन के अंदर भी बताई वो है नेटवर्किंग। जितनी ज़्यादा आपकी नेटवर्किंग होगी, जितने ज़्यादा आपके ताल्लुकात होंगे, जितने ज़्यादा आप अपने सीनियर्स को जानते होंगे, तो उतना ज़्यादा आप उनसे रिक्वेस्ट करके भी इंटर्नशिप करवा सकते हैं। कंपनीज़ के अंदर इंटर्नशिप कोटा होता है और बहुत खुला खाता होता है। उसकी वजह ये है कि इंटर्नीज़ को कुछ देना नहीं होता। दैट्स इट। आसानी से मिल जाती है, लेकिन कोशिश करनी पड़ती है। आपके रेफरेंसेस होने चाहिए, आपका नेटवर्क स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन डूइंग मास्टर्स? आकिब रहमान ने पूछा है, व्हाट इज़ योर टेक ऑन डूइंग मास्टर्स राइट आफ्टर बैचलर्स एंड other doing masters right after what is your take on doing masters right after bachelor's and other doing master after getting some experience? Okay, ये बड़ा मज़ेदार सवाल है कि आपको फौरी तौर पे मास्टर्स कर लेना चाहिए या आपको कुछ एक्सपीरियंस हासिल करके मास्टर्स करना चाहिए।
मेरा ये ख़्याल है फ़ौरी तौर पे कर लेना चाहिए। उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि देखो भाई, ज़िंदगी मुख्तसर है, कल किसने देखी है? जो करना है आज कर लो, कल करे सो आज, आज करे सो अब, ठीक है? तो मास्टर्स फ़ौरी तौर पे करना शुरू कर दें। जितना ज़्यादा गैप आता है उतना ज़्यादा पढ़ाई का शौक़ ख़त्म होता जाता है। एक फ़्लो के अंदर बंदा कर रहा होता है तो मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, मास्टर्स, पीएचडी हो जाता है। लेकिन अगर जहाँ पे ये फ़्लो ब्रेक होता है तो दोबारा से पढ़ाई की आदत डालना, दोबारा से क्लासेस लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो बेटर कि आप फ़ौरी तौर पे मास्टर्स करते रहें, ये ज़्यादा रिकमेंड मैं करता हूँ लोगों को। हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश ड्यूरिंग 4 ईयर्स, HSN गेमिंग पूछ रहे हैं। भाई इंग्लिश इम्प्रूव कैसे करनी है? इंग्लिश में बातें करें, इंग्लिश ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, इंग्लिश डॉक्यूमेंट्रीज़, इंग्लिश वीडियोज़, इंग्लिश के अंदर जो मवाद है वो कंज्यूम करें, इंग्लिश लिखें, तो उसी तरह आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगी। और स्पोकन इंग्लिश जो है वो हमेशा एनवायरनमेंट से आती है। अगर आप उस एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं जहाँ पे हर बंदा इंग्लिश के अंदर बात कर रहा होता है तो आपकी इंग्लिश वैसे ही इम्प्रूव हो जाती है। लेकिन अगर आप एक उर्दू स्पीकिंग एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं तो आपकी इंग्लिश बहुत फास्टली इम्प्रूव नहीं हो पाती। लेकिन बट जो मैंने आपको चीज़ें बताई, इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश देखना, डॉक्यूमेंट्रीज़, ऑडियो बुक्स, बुक्स पढ़ना, आर्टिकल्स पढ़ना, इंग्लिश में वीडियोस देखना, ठीक है, इंग्लिश लिखना, ये तमाम चीज़ें करके आप इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं। सर हाउ कैन वी अप्लाई अब्रॉड फॉर जॉब्स? मोहम्मद अली अयान पूछते हैं। अब्रॉड जिस तरह आप लोकल जॉब्स अप्लाई करते हैं, लिंक्डइन, इंडीड, उस तरह बाहर भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर सी बात है उसका रिस्पॉन्स आपको नहीं मिलता, क्योंकि जहाँ भी आप अप्लाई करते हैं वो लोग अपना लोकल हायर करेंगे। वाई वुड दे हायर यू? तो कहने में अच्छा लगता है कि आप अप्लाई करते हैं, लेकिन बहुत सी इस तरह की एप्लीकेशंस वो रिजेक्ट कर दी जाती हैं और उसका कोई फ़ायदा नहीं होता ख़ास। तो बेटर अप्लाई लोकली इनिशियली। वंस यू गेट एक्सपीरियंस 5 से 10 साल का, उसके बाद आप अब्रॉड अप्लाई कर सकते हैं। और बहुत सी कंसल्टेंसीज़ मौजूद हैं और बहुत सी कंपनीज़ हैं वो रिक्रूटमेंट कर रही होती हैं। दे आर कॉल्ड मैन पावर एजेंसीज़, ठीक है? तो उनके नंबर्स और गूगल के ज़रिए आप एजेंसीज़ के बारे में पता लगा सकते हैं, वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। फातिमा लाखों पूछ रही हैं, हाउ कैन वी आस्क कंपनीज फॉर मोर प्रोजेक्ट्स, इन विच ईयर वी शुड स्टार्ट प्रोजेक्ट हंटिंग? देखिए हर चीज़ का जवाब मैं वही दूंगा कि नेटवर्किंग। थर्ड ईयर के अंदर मेरे पास एक प्रोजेक्ट था, फाइनल ईयर के अंदर मेरे पास एक प्रोजेक्ट था। थर्ड ईयर वाला प्रोजेक्ट मुझे अपने रेफरेंसेस की बेसिस के ऊपर मिला था। और अगर आपके पास कुछ अच्छा आइडिया मौजूद है तो कंपनीज उसको कभी भी मना नहीं करती। तो आप एक प्रोजेक्ट लेके जा सकते हैं, कंपनीज को पिच कर सकते हैं, दैट्स इट। लेकिन जाहिर सी बात है इनिशियली उस लेवल तक पहुंचने के लिए आपके पास नेटवर्क होना चाहिए ना, कि किसी को आप उस कंपनी के अंदर जानते हो तो आप उस तक रीच करेंगे और आप बोलेंगे यार मैं आपकी कंपनी के अंदर प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ, मुझे ये प्रोजेक्ट है। उनको प्रोजेक्ट पसंद आएगा, वो आपको क्यों नहीं आपको प्रेफर करेंगे या वो आपको चांस देंगे। उनका क्या जा रहा है उसके अंदर? उनका ना फाइनेंस जा रहा है ना उनके रिसोर्सेज लग रहे हैं। आप ही ने जाना है, आप ही ने काम करना है, आप ही ने बस उनकी फैसिलिटी इस्तेमाल करनी है। तो फ्रॉम दिस, थ्रू नेटवर्किंग, अगर मैं एक वर्ड के अंदर इसका आंसर देना चाहूँ। सर व्हाट शुड वी, अमीर माविया पूछ रहे हैं, सर व्हाट शुड वी डू इफ़ वी कैंट फाइंड अ जॉब, वी कैंट सिट बैक एंड डू नथिंग? आपको जॉब नहीं मिलती तो आप क्या करें? इसका सिंपल आंसर ये है कि डू नथिंग ये तो ना करें, कुछ करें। देखो
वॉलंटियर वर्क एक चीज़ है। अ, इसके बारे में इंटरनेट के ऊपर सर्च करो, वॉलंटियरिंग क्या होती है। किसी के लिए काम करना फ्री ऑफ कॉस्ट, ये वॉलंटियरिंग कहलाती है। किसी फलाही तंजीम के लिए आप काम कर सकते हैं, किसी एनजीओ के लिए आप काम कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट वॉलंटियर बेसिस के ऊपर। तो फारिग रहने से बेहतर है कुछ भी करें, और साथ साथ जॉब सर्च करते रहें। वॉलंटियरली अपने आप को प्रेजेंट करें किसी भी कंपनी के पास कि मैं आपके पास फ्री में काम करना चाहता हूँ। बहुत बड़ी कंपनीज तो शायद इस ऑफ़र को ठुकरा दें, लेकिन जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, छोटी कंपनीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, वो आपको कभी मना नहीं करेंगी। और थ्रू दिस वे आपके पास एक्सपीरियंस जमा होना शुरू हो जाएगा, और एक्सपीरियंस आपके पास आ जाएगा तो आपको नेक्स्ट जॉब आसानी से मिल सकती है। ज़ाहिर सी बात है ज़ीरो एक्सपीरियंस के ऊपर डिफ़िकल्ट है जॉब हासिल करना। एक्सपीरियंस हो, भले फ्री हो, कोई ये नहीं पूछता कि आपने एक्सपीरियंस में अ, कितना कमाया या क्या किया। एक्सपीरियंस मैटर करता है। तो वंस आपके पास एक्सपीरियंस आ जाता है, भले वॉलंटियर एक्सपीरियंस क्यों ना हो, तो आपको कहीं ना कहीं जॉब ऑफर में आसानी होती है, जॉब लेने में आसानी होती है। आखिर रहमान पूछ रहे हैं, सर व्हाट शुड वी प्रीफर फॉर मास्टर्स इन इंजीनियरिंग मैनेजमेंट और जस्ट एमबीए? देखो, हर चीज़ की अपने फ़ायदे हैं। तो अ, अपने फ़ायदे हैं। मास्टर इन इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, एम एंड यूनिवर्सिटी का बहुत अच्छा प्रोग्राम है, एमबीए भी बहुत अच्छा प्रोग्राम है। दोनों बेटर हैं, मैंने दोनों किए हुए हैं। दोनों किए हुए नहीं है, एमबीए किया हुआ है और एमईएम कर रहा हूँ। तो एमबीए इज़ मोर सॉफ्टर साइड के अंदर, बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग टच नहीं है उसकी। तो मास्टर इन इंजीनियरिंग मैनेजमेंट और एमबीए के ऊपर बात हो रही थी। एमबीए का अपना फ्लेवर है, एमईएम का अपना फ्लेवर है। एमईएम इज़ मोर टूवर्ड्स इंजीनियरिंग। ये समझ लें कि 50% ये मास्टर्स ही है, एमई जैसा ही है, और उसके अंदर कुछ मैनेजमेंट का पार्ट है। तो मैं किसी को प्रेफर या रिकमेंड नहीं कर सकता। आप अपनी आसानी और के हिसाब से देख सकते हैं। लेकिन अगर आप मार्केट की बात करेंगे कि मार्केट में ज़्यादा वैल्यू किसकी है, तो मेरा ख़्याल है इस वक्त एमबीए की ज़्यादा वैल्यू है, क्योंकि उसकी वजह भी ज़ाहिर सी बात है, एमईएम इस वक्त मार्केट में बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते, तो ज़ाहिर सी बात है उसकी वैल्यू नहीं है। लेकिन वक्त के साथ साथ जब ज़्यादा एमईएम मार्केट के अंदर आएंगे, तो कंपनीज इसके बारे में जानना शुरू हो जाएंगी, तो इसकी वैल्यू एमबीए के इक्वलाइज हो जाएगी। Saad Alam, what is your take on switching the job twice in 1 to 2 years? साद, ये तो बहुत बात का क्वेश्चन है। हम जो इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं वो जॉब सर्च के हवाले से है। लेकिन कोई मसला नहीं, जॉब ज़्यादा स्विच करने के अंदर। उसकी वजह यह है कि देखो, इनिशियली आप कर सकते हैं, लेकिन एक मैच्योरिटी लेवल अचीव करने के बाद आप जॉब स्विच बहुत ज़्यादा ना करें, वो आपके लिए नुकसानदेह है। तो इनिशियली फर्स्ट 2 इयर्स के अंदर आप क्विकली स्विच करें, दैट्स गुड। लेकिन आफ्टर 5 इयर्स और 10 इयर्स अगर आप ज़्यादा स्विच करते हैं, तो जाहिर सी बात है, पहली तो बात आपको जल्दी जॉब मिलेगी नहीं। अगर आप किसी भी जगह इंटरव्यू देने जाएंगे, तो वहाँ पे आपको इसी वजह से रिजेक्ट कर दिया जाएगा कि आपने जल्दी स्विचेस किए। तो ये मार्केट का एक नेचुरल वे है, वो खुद ही डिस्करेज कर देती है। तो आप जल्दी स्विच नहीं कर सकते, ये करना भी चाहें तो नहीं हो पाता। अमीर पूछ रहे हैं, डज जीपीए प्ले एनी वाइटल रोल फॉर जॉब सिक्योरमेंट अदर देन स्किल्स? मेरा ख्याल है कि जीपीए डज मैटर इन गेटिंग द जॉब। यस, जीपीए मैटर करती है। आपने कहाँ से इंजीनियरिंग की है वो मैटर करता है। आप इंटरव्यू के अंदर कैसे प्रेजेंट करते हैं वो मैटर करता है। आप इंग्लिश कितनी अच्छी बोलते हैं ये सब मैटर करता है। तमाम सारी बातें मैटर करती हैं।
हम इग्नोर नहीं कर सकते, हम मार्केट से नज़र नहीं छुपा सकते, ये मार्केट के फैक्ट्स हैं। ये तमाम चीज़ें मैटर करती हैं। तो जीपीए भी मैटर करती है आपकी जॉब सिक्योर करने में। ज़्यादा सी बात है, जो हमने बात की ना कि स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड, तो जो शख्स ज़्यादा अच्छी जीपीए वाला होगा वो ज़ाहिर सी बात है कम जीपीए वाले से ज़्यादा जीपीए वाले को प्रेफर किया जाएगा, बाकी अगर उनके पैरामीटर सेम हैं तो। ओके, ठीक है भाई। तो और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो मैं कुछ सिलेक्ट कर लेता हूँ। या मास्टर्स पाकिस्तान में बेहतर है या अब्रॉड? भाई अब्रॉड जा सकते हैं तो अब्रॉड जाएं, पैसा खर्च कर सकते हैं तो व्हाई नॉट। पाकिस्तान का बाहर का मास्टर्स पाकिस्तान के मास्टर्स से, इवन बाहर की ग्रेजुएशन पाकिस्तान की ग्रेजुएशन से बेटर है, तो गो फॉर इट। व्हाट इज़ द प्रोफेशनल वे टू सेंड ईमेल फॉर जॉब्स? देखो, प्रोफेशनल वे तो नहीं, मैं अनप्रोफेशनल वे बता देता हूँ, उसको प्रिवेंट करना। सब्जेक्ट के अंदर कुछ भी नहीं लिखा, बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं लिखा, सीवी अटैच करके भेज दिया, हाईली नॉन प्रोफेशनल। सीवी अटैच कर दिया, ईमेल में कुछ नहीं लिखा, हाईली अनप्रोफेशनल। हाँ, प्रोफेशनल वे क्या है? आपने सीवी लिखा, आपने एक सब्जेक्ट लाइन लिखी, आपने बॉडी के अंदर टेक्स्ट लिखा, दैट्स गुड, और दैट्स प्रोफेशनल वे। कवर कवर लेटर या कवर ईमेल बना के भेजी, इट्स लुक मोर प्रोफेशनल। लेकिन वो लोग जो ये करते हैं कि जस्ट सीवी भेज देते हैं या ईमेल के अंदर कुछ नहीं लिखते, दैट्स नॉट प्रोफेशनल, अनप्रोफेशनल है वो। सर, कैन वी डू एमएस अब्रॉड विद फुली फंडेड स्कॉलरशिप इफ वी हैव 3.5 CGPA इन बीएस इलेक्ट्रिकल? तैयब नवाज। आई डोंट नो अबाउट इट, मैंने कभी बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप्स के ऊपर फोकस नहीं किया, बहुत ज़्यादा अब्रॉड मास्टर्स के ऊपर मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। मोहम्मद अजीम पूछ रहे हैं, व्हाट स्किल डू वी नीड फॉर इंजीनियरिंग विच आर currently required in industries and companies? स्किल्स आपको अच्छा बोलना आना चाहिए, आपको निगोशिएशंस अच्छी आनी चाहिए, आपको पब्लिक स्पीकिंग आनी चाहिए, आपको राइटिंग स्किल्स अच्छी आनी चाहिए, आप रिपोर्ट बड़ी अच्छी बना सकते हो, आप डाटा को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो। तो पब्लिक स्पीकिंग, जनरल कम्युनिकेशन स्किल्स, राइटिंग अच्छी हो, ये स्किल्स आपको बहुत ज़रूरी है, प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। मेरे ख्याल से एंड करते हैं यहीं पे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर यू आस्किंग। बाकी इसको यहीं तक रखते हैं, 1 घंटा हो गया हमारी बातचीत को। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीवन, आप लोगों के सेशन को पसंद करने के लिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जस्ट लास्ट में मैं ये बता दूं कि यू कैन फॉलो मी ऑन माय डिफरेंट चैनल्स, यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन, और इन चैनल्स के थ्रू आप मेरा नाम सर्च कर सकते हैं। मेरा नाम लिखें, आपको गूगल के ऊपर भी आप लिखेंगे तो मेरे पेजेस तमाम आ जाएंगे, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।